राहुल गांधी 2024 की महाजंग को क्या मोदी के खिलाफ एंटी मुस्लिम नैरेटिव को सेट करके लड़ना चाहते हैं? यह सवाल इसलिए है क्योंकि अमेरिका के दौरे पर राहुल गांधी ने यह आरोप मोदी सरकार पर लगाए कि देश में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं। आखिर ऐसा कहने के पीछे राहुल की मंशा क्या है? क्या राहुल मुस्लिम आबादी को यह बताना और जताना चाहते हैं कि वो ही मुसलमानों के नेता हैं? लेकिन तथ्यों के आधार पर क्या वास्तव में ऐसा कोई भेदभाव देश के भीतर मोदी राज में दिखाई देता है? देखिए सवाल पब्लिक का के स्पेशल एडिशन की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आखिर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर राहुल गांधी इतने बेचैन क्यों हैं? मोदी के रिपोर्ट कार्ड के आगे उनका मुस्लिम कार्ड चल भी पाएगा? Happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens. नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि मेरा देश तरक्की करे, मेरे देश में भिन्न भिन्न किस्म के लोग रहते हैं, वो तरक्की करे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो। बीजेपी धर्म, पंथ, जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा सेक्युलरिज्म है। कंफ्यूजन, विजन और वर्जन एक कॉकटेल है जिसके जरिए राहुल गांधी देश ही नहीं दुनिया में चल रहे मोदी मैजिक की काट खोज रहे हैं। वो फार्मूला जिसके आगे देश के विकास के सारे पैरामीटर शून्य हैं। वो सधी चाल जिसके भ्रमजाल के भरोसे करीब 70 साल तक सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथ में रही। वो नैरेटिव जो मोदी और बीजेपी के खिलाफ 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन और उसके बाद लगातार गढ़ा गया कि मोदी और बीजेपी एंटी मुस्लिम है। It is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. This happens periodically in India. What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it. तो क्या वास्तव में मोदी राज में मुसलमानों को धकेल कर हाशिए पर खड़ा कर दिया गया? क्या पीएम मोदी ने सरकारी योजनाएं हिंदू मुसलमानों में भेद करके बांटी? क्या मुसलमानों को देश में उनका हक नहीं दिया जा रहा है? राहुल गांधी सुना किसे रहे हैं और क्यों? इसे समझने के लिए 70 के दशक के एक नारे को याद करना जरूरी है जिसे कांग्रेसियों ने खूब ताना था। नारा था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। और अब पिछले एक दशक में विपक्ष की भी हैसियत खो चुकी कांग्रेस ये साबित करने को बेचैन है कि कांग्रेस ही मुसलमानों की हितैषी है और राहुल गांधी ही मुसलमानों के एकमात्र नेता। इस वजह एक नहीं कई है। कांग्रेस को लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस नैरेटिव को रटकर वो तेजी से उससे दूर होते मुस्लिम वोट बैंक को इंटैक्ट कर सकती है। वहीं बीते 9 सालों में मोदी पर बढ़ते मुस्लिम आबादी के भरोसे को खंडित कर सकती है। मतलब ये कि मुद्दा एक तीर से कई निशाने साधने का है। एंटी मोदी लॉबी को एक्टिव करना, कांग्रेस को बीजेपी का विकल्प बताना, मुस्लिमों के लिए कांग्रेस ही विकल्प है ये समझाना, विदेश में मोदी की छवि को खराब करना, मोदी की तरफ शिफ्ट होते मुस्लिमों को रोकना और कट्टरपंथी जमातों का भरोसा हासिल करना। 2014 के बाद से पीएम मोदी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र से अगर देश की 37% से ज्यादा आबादी को साधा है तो इसके पीछे एक बड़ा अहम सूत्र रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा।
और मोदी इसे ही अपना सेक्युलरिज्म बताते रहे। बीजेपी धर्म, पंथ, जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। बीजेपी की स्कीम्स का लाभ सबको मिलता है। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा सेक्युलरिज्म है। सच ये है कि 2014 के बाद से मोदी राज में अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण की राजनीति के बजाय भागीदारी की राजनीति ने आकार लिया। इसमें मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर नहीं देखा गया, बल्कि कट्टरपंथी धारा से निकालकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की गई और नतीजा दिखा भी। इसी साल यानी 2023 में यूपीएससी के नतीजों पर जरा गौर करिए। 2023 की परीक्षा में कुल 30 मुस्लिम प्रतियोगियों ने सफलता हासिल की। इसमें से 10 महिला अभ्यर्थी हैं, जबकि 20 पुरुष कैंडिडेट हैं। मोदी राज में ही 2017 में सबसे ज्यादा 50 मुस्लिम प्रतियोगियों ने यूपीएससी परीक्षा में कामयाबी हासिल की थी और मोदी राज में साल दर साल ये संख्या लगातार बढ़ती गई। 2016 में इसी परीक्षा में 36 मुस्लिम अभ्यर्थी सफल हुए थे, 2015 में 38, 2014 में 34, जबकि 2013 में कांग्रेस राज में महज 30 मुस्लिम कैंडिडेट सफल हुए थे। तो सवाल यह है कि मुसलमानों के साथ अगर देश में 2014 के बाद भेदभाव हो रहा है, तो फिर देश की सबसे दमदार और प्रतिष्ठित परीक्षा में मुसलमान छात्र कामयाब कैसे हो रहे हैं? और इस लकीर पर राहुल गांधी के विश्व मंच पर आरोप कितने खोखले और आधारहीन साबित होते हैं, इसे समझा जा सकता है। दरअसल कांग्रेस की बेचैनी इसी बात से बढ़ी हुई है कि अगर मुसलमान कट्टरपंथी धारा और वोट बैंक की ब्रैकेट वाली सोच से बाहर निकले, तो कांग्रेस के सत्ता में आने का ख्वाब और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी दोनों बनी ही रह जाएगी। तो क्या कांग्रेस चाहती है कि मुसलमान कट्टरपंथी धारा से जुड़े रहें, शिक्षा और मॉडर्न सोच से दूर रहें, वोट बैंक के तौर पर ही बने रहें और विकास की मुख्यधारा से न जुड़ें? राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने एक चैलेंज ये भी है कि पिछले करीब 9 सालों में बीजेपी की तरफ मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट हुआ है। सिर्फ वोट बैंक नहीं, पसमानदा और शिया मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट किया है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही है मोदी सरकार की गरीब कल्याण योजनाएं। बात भरोसे की है। मोदी के खिलाफ मुसलमानों के बीच जिस नैरेटिव को सेट किया गया है, उसे महज 9 सालों में मिटा पाना मुश्किल तो है। यही वजह है कि मोदी के निर्देश पर बीजेपी ने स्नेह मिलन कार्यक्रम के जरिए देश भर में मुसलमानों के बीच पहुंचकर संवाद करने के प्लान पर काम शुरू किया है। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं और बीजेपी का लक्ष्य सभी सीटों को अपने पाले में करने का है। इसके लिए रास्ता है सूफी सम्मेलन और स्नेह मिलन। अभी कुछ दिन पहले ही मैं बंडीपुर टाइगर रिजर्व आया था। मैं देश की उपलब्धि को आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने आया था। कर्नाटका के सामर्थ्य को दुनिया को दिखाने के लिए आया था, लेकिन कांग्रेस वालों ने इसको लेकर भी मजाक उड़ाया। कांग्रेस के लोग पूरे लिंगायत समाज को अपशब्द कहते हैं, ओबीसी समाज को अपशब्द कहते हैं। इनको हर बात में वोट बैंक की राजनीति ही दिखती है। बजरंग बली को लेकर भी कांग्रेस ने जो किया, उसके पीछे तुष्टीकरण की ही राजनीति है। बीजेपी के लिए यूपी एक बड़ी उम्मीद की तरह है, क्योंकि सबसे ज्यादा 80 सीटों वाला दाव यहां पर है। 2024 की जंग में बीजेपी का लक्ष्य 2014 की सफलता के रिकॉर्ड को तोड़ने का है। तब मोदी लहर में बीजेपी गठबंधन को 80 में से 73 सीटें हासिल हुई थी, जिसमें अकेले बीजेपी को 71 सीटें मिली थी और इस लक्ष्य की तैयारी का प्लान निकाय चुनाव में देखने को मिल चुका है।
यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी ने 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें 67 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। जाहिर है इसके पीछे एक बड़ी वजह रही उन योजनाओं का सीधा लाभ जो बिना जाति धर्म को देखे हर भारतीय के लिए मोदी ने चलाई। जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, डिजिटल इंडिया मिशन, टॉयलेट बनाने का लक्ष्य, प्रधानमंत्री आवास योजना और फ्री राशन जैसी योजनाओं ने मुस्लिमों के गरीब तबके में एक सकारात्मक छाप छोड़ी है। यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में करीब 8% से ज्यादा वोट बीजेपी को गया। टेस्ट फ्री, उपचार फ्री, वैक्सीन फ्री और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का कार्य यह भी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और भाइयों बहनों, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। तो क्या इसलिए सांसें फूल रही हैं विपक्ष की, क्योंकि अविश्वास की खींची लकीर अब विश्वास मिटा रहा है। धर्म और जाति से अलग राष्ट्रवाद अपना रंग दिखा रहा है और मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाले दलों को ये रंग बेदम कर रहा है। लिबरल मुस्लिमों को ये बात बखूबी समझ आ रही है कि मोदी का राष्ट्रवाद आस्था और आधुनिकता, विकास और विश्वास, सबका प्रयास और सबकी प्रोग्रेस के संकल्प का राष्ट्रवाद है। यही वजह है कि बीजेपी का फोकस उन मुस्लिम परिवारों पर है जो सामाजिक स्तर पर पिछड़े हैं, पसमानदा हैं। देश के कुल मुस्लिम आबादी का 80% पसमानदा मुस्लिम है। सबसे अधिक लाभार्थी, मैं एक बार एक योजना के बारे में चर्चा कर देख रहा था कि कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। और अब तो डाटा इतने मजबूत हो चुके हैं, इतने अच्छे आ चुके हैं, आप एक बार एनालिसिस कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस समुदाय से जुड़े हुए कितने लाभार्थी हैं। आप आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम आबादी 19 से 20% होगी और उस योजना में लाभार्थियों की संख्या 35% थी। मुस्लिम लाभार्थियों की संख्या 35% थी। सरकार ने भेदभाव तो नहीं किया किसी के साथ। तो क्या यही वजह है कि राहुल गांधी बेचैन हैं और अमेरिका और ब्रिटेन में घूम घूम कर एक टूल किट एंटी मोदी गैंग के खेमे को पकड़ाना चाहते हैं? क्योंकि मोदी है तब तक कांग्रेस राज मुमकिन नहीं। क्या इसलिए मोदी को एंटी मुस्लिम बताने, जताने और समझाने का राग अलापा जा रहा है? देश में जाकर भारत के खिलाफ बोलना, देश की परिस्थितियों के खिलाफ बोलना, देश में माइनॉरिटी के साथ ऐसा हो रहा है, इसके साथ वैसा हो रहा है, ये बोलना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उन लोगों के संपर्क में हो जो भारत का बुरा चाहते हैं, जो देश का बुरा चाहते हैं। देखिए, ऐसी खबरें बहुत सारी मिल रही हैं कि राहुल गांधी के इन सब कार्यक्रमों के आयोजक वे लोग हैं जो अरब देशों में विघटनकारी ताकतों को मजबूत करते हैं और वो यहाँ के ऐसे विघटनकारी तत्वों तक साधन पहुंचाते हैं। ये है तो चिंताजनक है। सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी ही। राहुल किस नाव पर सवार हैं न उन्हें मालूम है और न ही कांग्रेसियों को। सनातनी चिन्हों का इस्तेमाल कर राहुल की कोशिश ये भी होती है कि तुष्टीकरण के खेल में कहीं हिंदू वोट पर चोट न मार दें। लेकिन सवाल उस लकीर का है जो हर भारतीय के भविष्य के साथ जुड़ती है, जिसे 2014 के बाद से मोदी ने खींचा है और दुनिया के मंच पर जिसकी चर्चा है, जो विकास के तमाम पैरामीटर पर बिना धार्मिक भेदभाव किए, बिना हिंदू मुसलमान किए हर हिंदुस्तानी के लिए चमक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। करीब 1 साल पहले ही हर जगह 24 की चर्चा हो रही है। 2024 में ही आम चुनाव होने हैं, उससे पहले जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। लेकिन इस सबसे पहले यह डिबेट भी हो रही है कि क्या 2024 में ही वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर फाइनल फैसला आ जाएगा, शिवालय के शिलान्यास की डेट आ जाएगी। सवाल पब्लिक का के स्पेशल एडिशन में देखिए हमारी ये दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये रही।
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर आना चाहिए सर। अब हम लोग जितने भी मंदिर है अपने मंदिर पाके रहेंगे। सर्वे होगा, आश्चर्यजनक रूप से सत्य सामने आएगा। डिसमिस्ड कहने को तो ये अंग्रेजी का एक शब्द है, लेकिन कल यानी 31 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जैसे ही यह शब्द निकला, हिंदू पक्ष का चेहरा खिल उठा। क्योंकि इस शब्द के मायने बहुत बड़े, लेकिन बड़े कैसे हैं जरा समझिए। ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट से निकला डिसमिस्ड शब्द मील का पत्थर साबित होने वाला है। हिंदू पक्ष के लिए आगे का रास्ता सिर्फ इस एक शब्द से बेहद आसान हो गया, क्योंकि ज्ञानवापी केस में दूसरे पक्ष का यह मामला डिसमिस हो गया है। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े श्रृंगार गौरी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए कह दिया कि मामला आगे चलता रहेगा। इसका मतलब यह कि हाईकोर्ट ने माना कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का केस पूरी तरह से सुनने के योग्य है। मामला वाराणसी कोर्ट में आगे चलता रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें ज्ञानवापी के अंदर श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से वाराणसी के जिला जज की अदालत में एक मामला दाखिल किया गया था और उसी जो फैसला जिला जज की अदालत ने दिया था उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी की उस याचिका को खारिज कर दिया है और इसके साथ ही अब यह रास्ता साफ हो गया है कि वाराणसी के जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस को लेकर जो मामला चल रहा था वो आगे भी चलता रहेगा। वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी कि मामला सुनने के लायक नहीं, क्योंकि मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाध्य है। पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस पुनर्विचार याचिका को खारिज किया और खारिज करते हुए श्रृंगार गौरी मामले पर सुनवाई जारी रखने के लिए जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर अगर बात करें तो दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह समेत 5 जो महिला याचिकाकर्ता है उन्होंने वाराणसी के सिविल कोर्ट में एक वाद दाखिल किया था जिसमें ज्ञानवापी परिसर के अंदर माता श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग की गई थी और इसे लेकर बाकायदे कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी, जिसके खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष है वो हाईकोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कोर्ट को आदेश देते हुए कहा कि नहीं, अब ये मामला सिविल कोर्ट में नहीं बल्कि जिला जज की अदालत में चलेगा और इसे लेकर 12 सितंबर को बाकायदे वाराणसी की जिला जज की अदालत ने इस केस की पोषणीयता को स्वीकार किया था, यानी ये केस चलने योग्य माना था। और उसी फैसले के खिलाफ जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है यानी मुस्लिम पक्ष, वो उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आज एक बार फिर से उसे बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के इस फैसले को कुछ इस तरह से आसानी से समझिए। श्रृंगार गौरी और पूरे परिसर की पूजा के अधिकार की मांग जो हिंदू पक्ष उठा रहा था, उसके खिलाफ ये सवाल उठाए गए कि मामला सुनने लायक ही। हाईकोर्ट के इस फैसले ने उस प्रश्न चिन्ह को हटा दिया। 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी में मिली शिवलिंग जैसी आकृति और पूरे परिसर के एएसआई सर्वे पर मामला लंबित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश से उस मामले को भी मजबूती मिलेगी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अपना पूरा केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट के तहत बनाया। मुस्लिम पक्ष के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले ने उनके इस आधार को बेहद कमजोर बना दिया। जिला जज महोदय का जो आदेश था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, वो अपहोल्ड किया है और यानी कि मतलब केस चलेगा और अब केस कहीं से कोई बाधा नहीं है। देखिए, जजमेंट का इम्प्लीकेशन बहुत दूर तक बहुत लंबा है और इस जजमेंट के द्वारा हिंदू पक्ष द्वारा जो बात कही गई थी कि हमको धार्मिक अधिकार है और यहाँ पर जो मंदिर तोड़ी गई थी उसको पुनः बनाने का अधिकार है, ये बात पहले और तक सुनी भी न जाए। अब सुनी क्या निर्णय होगा ये तो भविष्य के घर में है। ये जजमेंट क्या मायने रखता है हिंदू पक्ष के लिए? जजमेंट मायने ये रखता है कि अब हमारी जो सिविल सूट है वो सुना जाएगा और जो उसकी पोषणीयता पर प्रश्न लगा हुआ था वो समाप्त हो गया। पर ज्ञानवापी मामले में हर महीने अलग अलग अदालतों में अलग अलग तारीखों पर अलग अलग मामलों में सुनवाई जितनी तेजी पकड़े हुए है, वो इस बात को साबित करता है कि 2024 के लिहाज से ये मुद्दा कितना अहम है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या 2024 से पहले ही इस मामले का निपटारा हो जाएगा? क्या 254 साल पुराना विवाद 1 साल से भी कम वक्त में खत्म होने की राह पर है?
अदालत के इस फैसले से ये भी जाहिर होता है कि मुस्लिम पक्ष की जो दो प्रमुख थ्योरियां है, जो जिसमें सबसे पहले 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन का हवाला दिया जाता था, ज्ञानवापी के अंदर 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष बार बार ये बताता आया है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में इन दोनों थ्योरियों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। यानी जो मुस्लिम पक्ष का जो दावा है वो अब बेहद कमजोर हो गया है। इस कमजोर दावे के साथ ही मुस्लिम पक्ष ने जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, खासतौर से उस फैसले के खिलाफ जिसमें ASI सर्वे की इजाजत दी गई थी, अब उस दावे पर भी जो मुस्लिम पक्ष का जो दावा है वो कमजोर होगा। अठारह अप्रैल 2021 को 5 महिलाओं ने याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हिंदू देवी देवताओं की रोजाना पूजा की मंजूरी मांगी। मुस्लिम पक्ष की दलील इस याचिका के खिलाफ थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वाराणसी जिला अदालत को तय करना था कि मामला सुनने लायक है या नहीं, पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये महिलाएं और पूरा हिंदू पक्ष इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है। हाई कोर्ट ने हम लोग के पक्ष में दे दिया कि हम लोग का ये फैसला सुनने योग्य है, मुकदमा हम लोग का चलने योग्य हो गया है। बहुत बड़ी जीत है, हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग का सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला, कितने उन लोग ऑब्जेक्शन लगाते जाएं, वो लोग पीछे पीछे दौड़ते जाएंगे, हम लोग उनके आगे आगे भागते जाएंगे। बहुत बड़ी जीत है पूरे सनातन धर्म हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इन्होंने हमारे मंदिरों को जो तोड़ करके औरंगजेब ने और मस्जिद बनाई थी, अब हम लोग जितने भी मंदिर है अपने मंदिर पाके रहेंगे। हम लोग को अभी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हम लोग का जो सच है अभी दबा हुआ है। सर्वे होगा, आश्चर्यजनक रूप से सत्य सामने आएगा, और फिर कितना भी वो लोग चिल्ला ले, फव्वारा चिल्ला ले, मस्जिद चिल्ला ले, लेकिन वो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा, और ये साबित हो जाएगा। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से सीनियर वकील SFA नकवी, जस्कर, फातिमा अंजुम मौजूद रहे। हिंदू पक्ष की तरफ से वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप शर्मा, सौरभ तिवारी, प्रभाष पांडे, विनीत संकल्प, अपर महाधिवक्ता MC चतुर्वेदी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता विपिन बिहारी पांडे ने बहस की। मुस्लिम पक्ष के वकील नकवी ने दलील दी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नियमित पूजा प्रतिबंधित है, क्योंकि पूजा होने से स्थल की धार्मिक प्रकृति से छेड़छाड़ होगी, जो कानूनन नहीं किया जा सकता, और इसलिए यहां नियमित पूजा की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है, ये 7-11 मेंटेनेबिलिटी पर है। सूट अगर उनका मेंटेनेबल है तो एविडेंस आएगा, उनका एविडेंस आएगा, आर्गुमेंट होगा। अभी फाइनल जजमेंट कहाँ हुआ? ये तो एक इशू 7-11 पर था। अभी बहुत बड़ी जीत तो हमारे समझ से नहीं। इसके दो रास्ते हैं, रिव्यू भी है, रिव्यू पिटीशन भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है। इलाहाबाद कोर्ट ने भी जस्टिस JJ मुनीर की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि हिंदू पक्ष विवादित संपत्ति पर मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और भगवान हनुमान की पूजा करने का अधिकार की मांग कर रहा है, और इसलिए सिविल कोर्ट के पास इस मामले का फैसला देने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की दलील है कि 15 अगस्त 1947 से 1993 तक यहां नियमित पूजा होती थी। 1993 में विवाद बढ़ने पर उत्तर प्रदेश राज्य के नियामक के तहत साल में एक बार पूजा करने की अनुमति दी गई, और इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत पूजा पर रोक नहीं लगाई जा सकती। तो एक तरफ जहां हिंदू पक्ष का आरोप कि मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि मंदिर की दरों दीवारों पर मौजूद जो सबूत हैं, जो इतिहास में दर्ज हैं और जो कैमरे में कैद हैं, वो किसी तरह सामने आ सकें, तो वहीं मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट के बलबूते पूरा मामला खड़ा करना चाहता है। पर इस फैसले पर पब्लिक ने क्या कहा, वो जरा सुनिए। सच्चाई 100% सामने आ जाएगी। हमारे साथ भारतीय संस्कृति के लोग खड़े हुए हैं, और जिसको भगवान ने शक्ति दी है ना, इतने बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं कि इनको सबको खत्म कर दिया जाए। लेकिन आप खत्म कैसे कर दोगे? क्योंकि आपके साथ साक्षात शिव चल रहा है, और शिव का मतलब तांडव। जो मंदिर परिसर और मस्जिद है, हम नहीं कहते कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हैं या एक जगह नहीं हो सकते हैं, मगर जिस हिसाब से मंदिर का निर्माण हुआ है, मंदिर का अगर पीछे से बैक साइड पे आप जाकर देखिए तो जो उसमें कलाकृतियां हैं वो कहीं कहीं इंगित करते हैं कि नहीं यार हिंदू धर्म से रिलेटेड यहाँ स्ट्रक्चर है, और उसको तोड़ा गया है, वो साफ साफ दिखता है वहां पे।
ज्ञानवापी मामले को लेकर जो केस अदालतों में लंबित हैं, उसमें 3 बड़े मामले हैं। पहला है मां श्रृंगार गौरी केस, दूसरा मामला भगवान श्री आदि विश्वेश्वर विराजमान केस और तीसरा ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग। हिंदू पक्ष को उम्मीद की केस पक्ष में ही जाएगा और जल्दी ही ज्ञानवापी में भी मस्जिद की जगह भव्य मंदिर बनाने और श्रृंगार गौरी के नियमित पूजन अर्चन की इजाजत मिलेगी। तो वहीं मुस्लिम पक्ष हर कोशिश करेगा कि किसी भी तरह से इस पूरे मुद्दे को अपने पक्ष में लाया जा सके। प्रयागराज से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों की लड़ाई क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दंगल में तब्दील होती जा रही है? दरअसल किसान आंदोलन वाले सारे प्लेयर पहलवानों के दंगल का हिस्सा बनते जा रहे हैं। वैसे जब भारतीय किसान यूनियन ने आरोपी सांसद ब्रजभूषण के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ ताल ठोकी है, तो ब्रजभूषण के समर्थन में अयोध्या के संत आ गए हैं। सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन में आज की तीसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। समाधान तक संघर्ष जारी रहेगा, चाहे कुछ भी बात हो जाओ। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ पहलवानों के दंगल में जो रेफरी बनने आए, वो खुद दंगल का इरादा कर बैठे हैं। एक और किसान आंदोलन वाले टिकैत बंधुओं ने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों के समर्थन में ताकत झोंकी, तो दूसरी ओर अयोध्या के तमाम संतों से करीबी संपर्क रखने वाले ब्रजभूषण के समर्थन में वहां से जोर आजमाइश का ऐलान हो चुका है। गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने खापों की महापंचायत बुलाई। इस महापंचायत में पहलवानों के समर्थन में आंदोलन का क्या स्वरूप होगा, इसका ऐलान तो शुक्रवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होगा, लेकिन होगा महाभारत। ये तेवर मुजफ्फरनगर के मंच से उजागर हो गए। ये महाभारत ब्रजभूषण के बहाने सरकार के खिलाफ होगी और ये लगभग तय हो चुका है। ये लड़ाई लड़ी जाएगी, ये अन्याय उनके साथ में नहीं होगा। अभी तो सरकार बांटने पर लगी हुई है। गुज्जर और ठाकुर का विवाद करवा दिया, नया विवाद है बिल्कुल। लेकिन सरकारों की आप चाल समझ लो, उनकी जो चाल है, पहले हिंदू मुस्लिम करा, बिहार में जाकर लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा, यहां पे मुलायम सिंह का तोड़ा। ऐसे इन पहलवानों को कह रहे कि ये तो किसी जाति के थे, ये तिरंगा जाति के थे। न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में लड़ेंगे। कुरुक्षेत्र से एक नई लड़ाई का आगाज किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बीकेयू के जितने लीडर्स थे उनका कहना था। राकेश टिकैत भी मौजूद थे यहाँ पे, नरेश टिकैत खुद यहाँ पे इस पूरे महापंचायत की अगवानी कर रहे थे और हमसे बात करते उन्होंने बताया कि जितने भी आरोप लगे हैं उन आरोपों का जवाब तो ब्रजभूषण शरण सिंह को देना पड़ेगा। जो पाप उन्होंने किया है उसका पश्चाताप भी करना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बड़ा आंदोलन होगा, किसान से बड़ा आंदोलन होगा और दिल्ली अगर जाना हो तो दिल्ली भी यहां से किसान जा सकते हैं। मुजफ्फरनगर से जो सुर फूटा, उसके मुताबिक ब्रजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोले पहलवानों की मांग के साथ खाप के प्रतिनिधि राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। दरवाजा गृह मंत्री का भी खटखटाया जाएगा। खापों की एक कमेटी बनेगी। लेकिन मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत करने वाले टिकैत बंधुओं को यह अंदाजा हो चला कि मामला जा कहां रहा है। हम हनुमानगढ़ी के दर्शन करने गए, वहां पे भी मिले सब संत महात्मा आपके साथ में है। जो राम मंदिर बन रहा है उसके भी दर्शन करने गए, वहां पे भी लोग मिले। पुलिस फोर्स लगा के और अधिकारी जितने भी संत महात्मा हैं सब अन्याय के खिलाफ हैं, आपके साथ में हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल 5 जून को अयोध्या के कुछ साधु संतों ने एक रैली करने का ऐलान किया, जिसमें सबसे बड़ी मांग होगी कि पॉक्सो एक्ट के तहत प्रावधानों में बदलाव हो।
यानी पॉक्सो एक्ट में फंसे ब्रजभूषण को गिरफ्तारी की तलवार से बचाने की ये एक तरह से ढाल होगी। जो आवश्यक संशोधन है वो किए जाने चाहिए। उनकी जो कई धाराएं हैं उनमें जो आभासी परिस्थितियां हैं जिनमें अपराध प्रमाणित होने की स्थिति नहीं है, केवल आरोप में और जांच हुए बिना लोगों को निरुद्ध कर दिए जाने की जो बात है वो बात हमारे संविधान के मौलिक अधिकार के प्रतिकूल है। किसी भी व्यक्ति को अपने सम्मान और अपना पक्ष रखने का अवसर तो सरकार सदा देती है। ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। ये केवल कोई ब्रजभूषण शरण का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, ये राष्ट्रहित है और जन चेतना का है। सभी जनमानस के लिए केवल एक व्यक्तिगत ब्रजभूषण शरण की बात नहीं है, ये समाज की बात है, राष्ट्रहित की बात है। और राष्ट्रहित के लिए ये आह्वान करने के लिए कोई भी, आप भी कर सकते, हम भी कर सकते, कोई भी जनमानस का सबको अधिकार है, कोई भी व्यक्ति कर सकता। एक व्यक्ति जिसने कुश्ती को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जिससे आपको कल तक किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीतिक कर्मभूमि अयोध्या के पास है। राम मंदिर आंदोलन के समय से ब्रजभूषण का संबंध अयोध्या के साधु संतों के साथ रहा है और आज जब ब्रजभूषण अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा संकट झेल रहे हैं, तब वो अयोध्या के कुछ संतों को ये समझाने में कामयाब होते दिख रहे हैं कि उन्हें राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है। आपको ये भी पता है कि 18 जनवरी को पहली बार जब ये लोग धरने पर बैठे थे, पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई और हम इतना कह सकते हैं कि लगातार ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ये ऐलान कर चुके कि उनके खिलाफ अगर एक भी मामला कोर्ट में साबित हुआ तो वो खुद फांसी पर लटकने को तैयार है। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए मुझे फांसी चाहते हैं, सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। साफ जाहिर है कि ब्रजभूषण ने खुद के खिलाफ उमड़ रहे भावनाओं के ज्वार को इमोशन से ही काटने का फैसला किया। 28 मई को जब दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारी पहलवानों के बीच झड़प की तस्वीरें आईं, तो भावनाओं का जोर पहलवानों को ताकत दे गया। फिर 30 मई को हरिद्वार में प्रदर्शनकारी पहलवानों ने गंगा में अपने मेडल प्रवाहित करने की घोषणा की तो मानो देश में हड़कंप मचा और यहीं पर भारतीय किसान यूनियन की एंट्री पहलवानों के आंदोलन में हुई। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने 5 दिनों की मोहलत लेकर मेडल गंगा में न फेंकने के लिए मना लिया। लेकिन क्या पहलवानों के आंदोलन में किसान आंदोलन वाला तड़का लगेगा, ये सवाल अब बड़ा हो गया है। नहीं, ये तो आरोप तो मिल रहे, फांसी का तो उन्होंने काम कर रखा भाई, फांसी का तो काम उन्होंने कर रखा। उसे फांसी पर तभी हम ही तार सके, उसे समाज में मिल जाओ, समाज तक माफी मांगो, हाथ जोड़ के उन बच्चों तक माफी मांगो, उन बच्चों तक माफी मांगो, माफ कर दो। जब उसे वे बच्ची माफ करे तो कोई सारा भारत माफ कर दे। ब्रजभूषण शरण सिंह 3 दशकों से उत्तर प्रदेश के अवध और पूर्वी क्षेत्र में बीजेपी के मजबूत चेहरे रहे। गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, बहराइच और श्रावस्ती जैसे जिलों में ब्रजभूषण प्रभाव रखते हैं। ब्रजभूषण कमजोर होते हैं तो इन क्षेत्रों में बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। लिहाजा 2024 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ
ब्रजभूषण को बहाना बनाकर हल्ला बोलने का एक मौका संपूर्ण विपक्ष के हाथ लग गया। बुधवार को कोलकाता में ममता बनर्जी ने पहलवानों के समर्थन में हुए एक मार्च में हिस्सा लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि पहलवानों को पीटा गया और प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहलवानों से बात की और उन्हें अपना समर्थन दिया है। उनको इतना हॉस्टाइल किया है, इतना टॉर्चर किया है। सुप्रीम कोर्ट आदेश देने का बाद भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना। क्या है, एक आदमी जाके महिला का साथ तो बलात्कार करते हैं, मालूम नहीं है क्या किया, फिजिकली असल्ट किया है, मारपीट भी किया है। वो लोग तो कहते हैं हमारे साथ फिजिकली असल्ट हुआ है, तो उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दिया FIR करो और FIR का मुताबिक काम लो। आज तक ही इज नॉट बीन अरेस्टेड। ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पर हो रहे इस हंगामे का कनेक्शन सीधे तौर पर हरियाणा की पॉलिटिक्स से जुड़ता है। प्रदर्शनकारी पहलवान हरियाणा के, ब्रजभूषण के मामले का असर हरियाणा में बीजेपी की राजनीति पर पड़ सकता है और इसलिए हरियाणा कांग्रेस ने ब्रजभूषण पर कार्रवाई को नाक का सवाल बना लिया। जहां हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपील तक क्यों नहीं करी, खेल मंत्री ने अपील तक क्यों नहीं करी, सरकार ने अपील तक क्यों नहीं करी, वहां दूसरा पहलू यह है कि जो आरोपी है ब्रिजभूषण सांसद, भाजपा सांसद, उनका एक बयान आया कि ये मेडल तो 15 रुपए में जाते हैं, 15 रुपए में। अगर ऐसा है तो ये देश और कांग्रेस पार्टी जितने वो कहेंगे हम उतने रुपए उनको दे देते हैं, तैयार हैं, वो मेडल खरीद के दिखाए, ओलंपिक के मेडल। इस सारी राजनीति के बीच असल सवाल न्याय का है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। ब्रजभूषण के खिलाफ जो 2 FIR दर्ज की गई, उनमें पहली FIR एक नाबालिग के आरोपों पर पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों और IPC की दूसरी धाराओं के तहत दर्ज की गई और दूसरी FIR दूसरी महिला पहलवानों की शिकायतों पर दर्ज हुई जिसमें यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए। इस मामले में 5 सदस्यों की ओवरसाइट कमेटी ने अपनी जांच की, लेकिन अब तक कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। उधर प्रदर्शन कर रहे पहलवान ओवरसाइट कमेटी के रुख से असंतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। ब्रजभूषण की तुरंत गिरफ्तारी के लिए अड़े पहलवानों को धीरज रखने का भरोसा दे रही सरकार के लिए ये साबित करने का चैलेंज बड़ा होता जा रहा है कि वो न्याय के ही साथ है। जो हमारे रेसलर्स ने कहा, हमने उनकी बातें सुनी भी, मानी भी, उस पर कार्रवाई भी की। अब आप सब यहाँ पे बहुत समझदार लोग बैठे हैं। आखिरकार पुलिस जब जांच कर रही है तो पुलिस जांच की प्रक्रिया को पूरे होने देना चाहिए कि नहीं होने देना चाहिए। कानून भी यही कहता है कि जांच हो, चार्जशीट फाइल हो, उसके बाद अगली कार्रवाई हो। ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला आगे किस मोड़ पर पहुंचेगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन यूपी से हरियाणा तक राजनीतिक बेसार और बाहुबली सांसद बनाम देश की खेलवीर बेटियों का मुद्दा इतना संवेदनशील कि मोदी सरकार के किए कराए पर पानी फेर सकता है। पहलवानों के साथ जुड़ रहे खापों के किसान आंदोलन का असर कम से कम उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो नहीं हुआ, लेकिन मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने पर मजबूर जरूर हुई थी। और अगर फिर किसान आंदोलन वाला माहौल पहलवानों के मुद्दे पर बनता है तो 2024 में बीजेपी की सियासी खामियाजे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्रजभूषण को लेकर बीजेपी के सामने एक और कुआं है तो दूसरी ओर खाई है। मुजफ्फरनगर से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। अतीक अहमद किसी के लिए गली का गुंडा था तो किसी के लिए गॉडफादर, किसी के लिए माफिया तो किसी के लिए मसीहा, लेकिन सवाल अतीक क्या था का नहीं है। सवाल यह है कि अतीक का अगला प्लान क्या था। अतीक ने अपनी विरासत का बंटवारा तो अपने बेटों में कर दिया था, लेकिन अतीक ने अपने लिए क्या प्लान बनाया था। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान अतीक की एक डायरी हाथ लगी। इस डायरी में एक खुफिया प्लान लिखा हुआ है और खुफिया प्लान के पहले पेज पर बोल्ड टेक्स्ट में लिखा हुआ है खलीफा। क्या है अतीक का खलीफा प्लान? देखिए सवाल पब्लिक का में ये चौथी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शेख साहब ने पूछा कि इतने मुकदमे हो, मैंने कहा 20 मुकदमे और हो जाएं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जा कर लूंगा, 50 मुकदमे और हो जाएं प्रधानमंत्री की कुर्सी कब्जा कर लूंगा। हम पर क्यों कटुओं का नारा है, अरे 100 में 22 हमारा है।
महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात की रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात। हमारे वोट सबसे ज्यादा हैं। हम अपने हिंदू भाइयों को भी टिकट देंगे, चाहे वो दलित भाई हो या पिछड़े भाई हो, लेकिन अब टिकट मांगने वाले नहीं, हम टिकट देने वाले बनेंगे। मेरे भाई को, अपने बड़े बेटे को जेल में देख रही हैं। कल को मुझे इस लड़ाई में शहीद होना पड़े तो आंसू न बहाना। अब लड़ाई सांसद या विधायक बनने की नहीं है, अब लड़ाई अपना हिस्सा लेने की है। उजड़ी घाटी, सूना जंगल, सब रोशन हो जाएगा। गुर्राहट है, फिर शेर पलट कर आएगा। साल से वो जेल में है, गुजरात में। तो जब से गुजरात जेल में है, वो दो ही चीज लाने को कहते हैं। एक अर्तुगरुल की सीरीज ले आ दो, कहते हैं ये अर्तुगरुल की सीरीज ले आ दो, और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीचेस ले आओ। ये चार शब्द अतीक एंड फैमिली और उसके करीबियों की जुबान पर लगातार बने रहते थे। मंच कोई भी, शहर कोई भी, लेकिन दो चीज इसमें कॉमन थी। पहले अतीक एंड फैमिली के हाथ में माइक और दूसरों उसके सामने खड़ी मुसलमानों की भीड़। तो अगर बाहर रखा गया तो वो विधायक या सांसद नहीं बनेगा, वो एक नेता बन जाएगा। और जब वो एक नेता बन जाएगा तो आप लोगों की बात तक, वो दिल्ली और लखनऊ तक इतनी बुलंदी और इतनी ताकत से रखेगा कि आप सब की बात को सरकारों को मानना पड़ेगा, आपके आगे झुकना पड़ेगा। यही भीड़ अतीक को अपना सुरक्षा कवच लगती थी और इसी भीड़ को अभेद कवच बनाने की तैयारी हो रही थी। मुसलमानों की इस भीड़ के सामने अतीक को एक खलीफा के तौर पर पेश किया जाता था। खलीफा, ये वो शब्द है जो बादशाह से लेकर आम मुसलमान का ख्वाब होता है। मेरे भाई को, अपने बड़े बेटे को जेल में देख रही हैं। कल को मुझे इस लड़ाई में शहीद होना पड़े तो आंसू न बहाना। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे बाद मेरे 3 बेटे और हैं, और उसके बाद मैं अपना आंचल फाड़ कर उसको परचम बनाऊंगी, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर न झुकाऊंगी। खलीफा को अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब उत्तराधिकारी होता है। खलीफा मतलब दुनिया भर के मुसलमानों का नेता। खलीफा की बात पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए फरमान। अतीक ने खलीफा बनने के लिए जो रूट तैयार किया था, वो रूट प्रयागराज की चकिया से निकलकर पहले लखनऊ, फिर दिल्ली, और दिल्ली से निकलकर ये रास्ता सीधे दुबई पहुंच जाता था। अतीक का ख्वाब खलीफा बनने का था। अतीक की आखिरी ख्वाहिश बुर्ज खलीफा से ऊंचा खलीफा टावर बनने की थी। इस प्लान की स्क्रिप्ट खुद अतीक अहमद ने लिखी थी। इसका रूट भी अतीक ने ही तैयार किया था। इस प्लान का फर्स्ट फेज पूरा भी हो गया था, लेकिन इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही अतीक अतीत हो गया। इस रूट की एक एक डिटेल बताएंगे, अतीक की खलीफा प्लान की पूरी डिटेल समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप खुद अतीक की जुबानी वो बयान सुनिए जिसने प्रयागराज टू दिल्ली सबकी टेंशन बढ़ा दी थी। हमें हमारे ऊपर उंगली उठाई जाती है। अगर मुकदमे की जहां तक बात है तो बेगुनाह मुकदमे अगर आप लगाते रहोगे तो हमने तो कह दिया था, हमसे एक साहब ने पूछा कि इतने मुकदमे हो, मैंने कहा 20 मुकदमे और हो जाएं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जा कर लूंगा, 50 मुकदमे और हो जाएं प्रधानमंत्री की कुर्सी कब्जा कर लूंगा। अतीक भले ही जमीन में दफन हो गया हो, लेकिन अतीक की अधूरी ख्वाहिश आज भी जिंदा है। अतीक के हमदर्द इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में हैं। यूपी के मुस्लिम मोहल्लों में अतीक का ये खलीफा प्लान फिर से एक्टिव है। अतीक के खास गुर्गे सीक्रेटली इस खलीफा प्लान को ऑपरेट कर रहे हैं और मुस्लिम मोहल्लों से इसके सैंपल भी सामने आने लगे हैं। पहला सैंपल देखिए, कोई अतीक की तस्वीरों को गानों पर एडिट कर रहा है तो कोई इन वीडियोस को सर्कुलेट कर रहा है। दूसरा सैंपल देखिए,
इतना ही नहीं, अतीक के पुराने बयानों के क्लिप भी वायरल कराए जा रहे हैं। जो अगर आप चाह रहे हो कोई काम वो हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर ना हो तो समझ लो कि और अच्छा है। इसलिए कोई काम अगर हो रहा तो उसमें आपकी ख्वाहिश, आपकी मेहनत और अल्लाह की मर्जी दोनों है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, आप चाह रहे हो और नहीं हो रहा तो इसके मतलब अल्लाह की मर्जी नहीं है, अल्लाह की मर्जी बेहतर होगी। अतीक के बेटे और बीवी के बयान भी सुनाए जा रहे हैं। किसी गैर को ताकत मत बनाइए, ताकतवर मत करिए। जो आपका कलमा गो भाई है उसे ताकतवर बना लीजिए, तब आपके हिस्सेदारी की बात होगी। मेरे वालिद कहते चले आए, आज इसी बात का अफसोस कर रहे हैं कि मुसलमानों को चाहे जितना ये लोग दिखा दें, ऊपरी दिखाते हैं, अंदरूनी खुश नहीं होते। सोचते हैं कि ये कमजोर ही रहें, अंदर से खाली ही रहें, देखने भर को रहें बस। हम सब कुछ मांगने नहीं आए हैं, बल्कि सिर्फ गफलत से जगाने और ये कहने आए हैं कि मुसलमानों अपना हक हिस्सा कब लोगे। कोई कहेगा कि ताकत और अब अगला सैंपल देखिए। कहेंगे कि ईमान ताकत है, जो कहेगा कि अक्ल काफी नहीं तो कहेंगे कि कोशिश काफी है। ऐसे सैंपल न सिर्फ इंडिया में बल्कि अतीक के नाम पर ये सैंपल इंडिया के बाहर भी सर्कुलेट हो रहे हैं। और यही अतीक का असल प्लान था। अतीक को अपनी जान बचानी थी, इसलिए वो मुसलमानों को मोबिलाइज करना चाहता था, मुस्लिमों की आड़ में अपने और अपनी परिवार की जान बचाना चाहता था। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार अतीक ने ये प्लान कब बनाया, कैसे बनाया और अतीक के इस प्लान में कौन कौन शामिल है? इस बात को समझने के लिए आपको अतीक की पुरानी जिंदगी को देखना होगा और समझना होगा। अतीक ने 16 साल की उम्र में पहला मर्डर किया। अतीक पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। अतीक ने अपनी दबंगई के दम पर करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। अतीक ने गुनाहों की दुनिया से 11,684 करोड़ की संपत्ति बनाई थी। अतीक भले ही कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसे असल जिंदगी की समझ पूरी थी। उसे मालूम था कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है उसका अंजाम कुछ ऐसा ही होगा जैसा कि अतीक और उसके भाई के साथ हुआ। आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही सबसे पहले क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। उन्होंने सत्ता में आते ही सबसे पहले यूपी के माफियाओं और बाहुबलियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। योगी के एक्शन और तेवर को देखकर अतीक अहमद पहले ही डर गया था। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि योगी सरकार उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने वाली है। वो समझ चुका था कि अब उत्तर प्रदेश में उसका गेम ओवर होने जा रहा है। आदित्यनाथ योगी। इधर योगी आदित्यनाथ ने सीएम के तौर पर शपथ ली, उधर देवरिया जेल में बंद अतीक अपने लिए नया प्लान बनाने लगा। अतीक ने यूपी की चौधरी से खुद को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। अतीक ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए एक नई स्क्रिप्ट लिखी। अतीक अहमद ने अपने खलीफा प्लान को लागू करने के लिए सबसे पहले खुद को यूपी से बाहर निकाला। सुप्रीम कोर्ट में अपनी जान को खतरा बताते हुए एक याचिका दाखिल करवाई और उसके बाद 2019 में अतीक अहमद को प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल से साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। साबरमती जेल में अतीक अहमद को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था और उसी बैरक में बैठकर अतीक अहमद ने अपना खलीफा प्लान बनाया। 2 साल से वो जेल में है गुजरात में। तो जब से वो गुजरात जेल में है वो 2 ही चीज लाने को कहते हैं, एक अर्तुगरुल की सीरीज ले आ दो, कहते हैं कि एक अर्तुगरुल की सीरीज ले आ दो और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीचेस ले आओ। यहां तक कि ये जुनून उनकी स्पीच को सुनने का कि जो जब सांसद थे उस समय के जो अब्बा के पीए थे उनको दिल्ली में कहलाया कि जब मैं सांसद था और उससे पहले उस जमाने के जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीचेस हैं वो मुझे पेन ड्राइव में करके जेल भेजो। असद के इसी बयान से पहली बार अतीक के खलीफा की बात सामने आई थी, लेकिन ये प्लान उस वक्त किसी को भी समझ में नहीं आया।
अतीक गुजरात की जेल में बैठकर खलीफों के बारे में जानकारी जुटा रहा था, उनके बारे में रिसर्च कर रहा था, खलीफा बनने के तौर तरीकों को पूरी बारीकी से समझ रहा था। अतीक के खलीफा प्लान के 2 हिस्से थे। पहला हिस्से की जिम्मेदारी शाइस्ता, उमर, अली और असद को दी गई। दूसरे हिस्से की जिम्मेदारी अतीक ने सद्दाम को सौंपी थी। अतीक के इस प्लान में कई सफेद पोस्ट नेता और बिजनेसमैन भी शामिल थे। इसके बाद अतीक ने अपने राजनीतिक समझ और काली दुनिया से कमाई गई दौलत का इस्तेमाल करना शुरू किया। अतीक गली के गुंडे से गॉडफादर बन गया था। अतीक अहमद विधायक रह चुका था, एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रह चुका था और अतीक एक बार सांसद भी रह चुका था। उसने खलीफा प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ओवैसी से कोलैबोरेशन किया। अतीक को मालूम था कि मुसलमानों की भीड़ को जुटाना है तो उसे मजलिस के मंच की जरूरत होगी, उसे ओवैसी के लाउड स्पीकर चाहिए होगा। इसके लिए अतीक ने ओवैसी को यूपी फतेह का सपना दिखाया, यूपी के मुसलमानों का सबसे बड़ा झंडा बरदार बनने की कहानी सुनाई कि हमारे भाई अतीक साहब गुजरात अहमदाबाद की जेल से अपना दर्द भरा पैगाम आप तक पहुंचा रहे। हमारी बहन अपने शौहर का दर्द भरा पैगाम आपको पढ़कर सुना रही है। क्या किया इन्होंने? अतीक साहब ने क्या क्या नहीं किया इनके लिए? बदनामगी मोल ली इनके लिए, सत्ता दिलाई इनको। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपना हिस्सा लेना है, आपको अपना हिस्सा लेना है और हिस्सा लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। साल 2021 में अतीक की फैमिली ने ओवैसी की पार्टी को ज्वाइन किया। शाइस्ता ओवैसी के साथ मंच साझा कर रही थी। अतीक के बेटे भी अपने अब्बू के इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में मदद कर रहे थे, फुल सपोर्ट कर रहे थे। शाइस्ता जब भी किसी मंच पर जाती थी तो अली और असद उसके साथ जाते थे। शाइस्ता ओवैसी के मंच से अतीक का पर्चा पढ़कर सुनाती थी, बार बार मुसलमानों से अपना नेता चुनने के लिए अपील करती थी और धीरे से इस अपील में अतीक का नाम फिट कर देती थी। बुजुर्गों, मैं अतीक अहमद अहमदाबाद की जेल में हूँ। मेरा छोटा भाई अशरफ बरेली जेल में है। बड़ा बेटा उमर जो कि सिर्फ 23 साल का है, पढ़ाई कर रहा था, उसको भी फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया और इनाम रखकर उसको फरार घोषित कर दिया गया। मेरी बीवी एक घरेलू औरत है, सियासत नहीं जानती, मगर मजबूरी में अपना खत पढ़ने के लिए मैंने अपनी बीवी से कहा कि आप ही जाके मेरा खत पढ़ो। अतीक का बेटा अली तो अतीक के इस प्लान पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा था। एक वो मजलिस के मंच से अतीक का पर्चा पढ़ता तो दूसरी तरफ गली गली में घूमकर नुक्कड़ और चौराहों पर अतीक का जेल वाला पर्चा जोर जोर से पूरे तेवर के साथ पढ़ता था। मेरी माँ से कहा मैंने कि अब्बा ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, आज 26 साल से उन्हें जेल में देख रही हैं। मेरे चचा को जेल में देख रही हैं, मेरे भाई को, अपने बड़े बेटे को जेल में देख रही हैं। कल को मुझे इस लड़ाई में शहीद होना पड़े तो आंसू न बहाना। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे बाद मेरे 3 बेटे और हैं और उसके बाद मैं अपना आंचल फाड़ कर इसको परचम बनाऊंगी, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर न झुकाऊंगी। ओवैसी ये समझ रहे थे कि यूपी के मुसलमानों में अतीक की पकड़ बढ़ रही है, लेकिन असल खेल तो अतीक खेल रहा था। जब आप इस तादाद में हो कि उत्तर प्रदेश में आपके बिना सरकार नहीं बन सकती है, तो आप क्यों नहीं अपनी ताकत एहसास कर लेते हैं? आपको एहसास करना पड़ेगा। हमारे जो बड़े यहाँ बैठे हैं वो जिंदगी भर सपा, बसपा, कांग्रेस को देते चले आए वोट। डीएनए टेस्ट किया जाए तो सपा का झंडा निकलेगा, बसपा उठाया है कभी कभी। लेकिन इस चीज को एहसास करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, कि जो हम लोग आज सियासी सफर 70-75 सालों से कर रहे हैं, हमने अपना अमीर नहीं बनाया, हमने अपना कायद नहीं चुना, हमने अपना रहबर नहीं बनाया। हर किसी के कारवां के रहबर हैं, हर किसी के अमीर हैं। जो कोई भी गली मोहल्लों में दबाया जाता है, कुचला जाता है, उसकी आवाज वो उठाते हैं। हमारा आपके रहबर का, हमारे आपके कारवां को कोई रहबर नहीं। एक तरफ यूपी में ओवैसी के साथ मुसलमानों को मोबिलाइज करने का काम चल रहा था। अतीक ने ओवैसी को ऐसे मुसलमानों के नाम की घुट्टी पिलाई
ओवैसी अब तक अतीक के नाम की माला जप रहे हैं। ये लेडी डॉन, वो लेडी डॉन, अब वो दिन दूर नहीं है जब एक 6 साल के बच्चे को दिखाकर कहेंगे ये बच्चा डॉन, ये बच्चा डॉन। बताओ कितनी नफरत आप करेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि मरने वाले ने खत लिखा था जिसमें उसने कहा कि अगर मेरी हत्या होती है तो फला आदमी जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री लेटर आपको मिल गया होगा, नाम तो बताइए। दूसरी तरफ अब अतीक ने अपनी काली कमाई को सरकार से बचाने के लिए अपने प्लान का दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। अतीक ने विदेशों में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया और इस प्लान का कमांडर सद्दाम को बनाया गया। पहले अतीक ने दुबई में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, इसके बाद मलेशिया और सिंगापुर में भी अपनी काली कमाई लगानी शुरू कर दी। पहले इनडायरेक्ट तरीके से अतीक ने कई प्रोजेक्ट लॉन्च कराए, अपनी काली कमाई को इन्वेस्ट करवाया और फिर साल 2021 में अतीक के कहने पर दुबई में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अक्टूबर महीने में दुबई की शाइन सिटी में प्रोजेक्ट शुरू कराया गया। खुलासे के मुताबिक सद्दाम 8 बार दुबई जा चुका है, 5 बार सिंगापुर के दौरे पर भी गया था और अब तक वो 2 बार मलेशिया में भी जाकर आया है। उस वक्त किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार सद्दाम इतने विदेश दौरे पर क्यों गया था, लेकिन अब ये बात सबके समझ में आ चुकी है। अतीक को उम्मीद थी कि वो ओवैसी के दम पर हिंदुस्तान में मुसलमानों का खलीफा बन जाएगा और फिर इस कवच की आड़ में वो बाकी शातिर अपराधियों की तरह हिंदुस्तान से बाहर निकल जाएगा। इसके लिए अतीक ने अपनी मौत से पहले प्रयागराज से 2665 किलोमीटर दूर दुबई में एक सेफ हाउस खरीदा था। अतीक अहमद दुबई के फ्लैट में रहना चाहता था। वो किसी तरह योगी के चंगुल से बाहर निकलना चाहता था, मगर 15 अप्रैल को उसका प्लान फेल हो गया। लेकिन अतीक के हमदर्द दोबारा अतीक के इस खलीफा को एक्टिव करने में जुटे हैं ताकि वो अतीक एंड फैमिली की मदद कर पाएं। रिपोर्ट टाइम्स नाउ भारत।